हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गुलशकर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फ्रेंस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जिस कॉन्फ्रेंस पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबमिट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बटन भी दबा देंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स 2021 के लिए 2021 के लिए हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब 2021 में जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसके लिए हम क्लास 12 के लिए फिजिक्स एंड मैथ की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो उसमें सबसे पहला आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में। ठीक ना, फिजिक्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, फिजिक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, किस बुक से आपको पढ़नी चाहिए, फिजिक्स में कौन कौन से यूनिट्स एंड चैप्टर्स है, उसमें हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, वो सारी चीजें आज हम 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, कहीं पे भी इसको स्किप मत करना। ठीक है, देखिए क्लास 12 की जो फिजिक्स है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए यूनिट्स फर्स्ट से लेके यूनिट 5 तक, ये तो है आपका बुक फर्स्ट है। ठीक, इसके अलावा बुक फर्स्ट का मतलब पेपर आपका फर्स्ट है, और इसके बाद यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 तक ये आपका बुक सेकंड है। तो फिजिक्स जो है, जैसे आपके 11th में हमने फिजिक्स दो पार्ट्स में पढ़ा, दो बुक्स में पढ़ा है, फर्स्ट बुक्स एंड सेकंड बुक्स, तो यहाँ पे भी आपके दो बुक्स में फिजिक्स है। कुल इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 10 यूनिट्स है, और चैप्टर जो है 10 यूनिट्स को उन्होंने करीब करीब डिवाइड किया है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। करीब अब मान के चलिए 30 चैप्टर है। कुल कितने चैप्टर्स है? 10 यूनिट्स के टोटल 30 चैप्टर्स, मतलब एक एक यूनिट्स को उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। तो देखिए सबसे पहला जो बुक है उसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। ठीक, या इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की जो फर्स्ट बुक है उसमें बेसिकली स्टडी है ओनली एंड ओनली चार्ज की। जो हमारा आवेश है उसी आवेश की हम स्टडी करते हैं फर्स्ट बुक के अंदर। तो एक आवेश जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है और किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है, किस तरीके से वो अलग अलग चीजों को जनरेट करता है, वो सारी की सारी स्टडी जो है हम फर्स्ट बुक में करते हैं। और फर्स्ट बुक में जो 5 यूनिट्स है, फर्स्ट यूनिट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की, सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, यूनिट 4th है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण व प्रत्यावर्ती धारा, एंड चैप्टर 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो ये जो 5 यूनिट आप देख रहे हैं, तो ये 5 यूनिट बेसिकली स्टडी किसका है? चार्ज का है। चार्ज की हम इसमें स्टडी करते हैं, आवेश की स्टडी करते हैं। जैसे कि एक आवेश को अगर हम कहीं स्थिर रख देते हैं, कहीं पे भी अगर रख देते हैं उसको, जैसे टेबल के ऊपर हमने चार्ज रख दिया, तो वो चार्ज किस किस प्रॉपर्टीज को या किस किस चीजों को जनरेट करेगा उसकी हम स्टडी केवल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस है व्हेनेवर चार्ज आर एट रेस्ट। जब चार्ज हमारा स्थिर अवस्था में रहता है तो स्थिर अवस्था में जो जो प्रॉपर्टीज या जो जो चीजों को वो जनरेट करता है उसकी स्टडी हम करते हैं स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। अच्छा, अब जैसे चार्ज रखा है कहीं पे भी, एक चार्ज पार्टिकल जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है, कुछ भी है, एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने यहां से एक फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसको एक गति दे दिया। क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है। अब जैसे ही चार्ज गति करता है तो उसके सारे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जैसे एक चार्ज यहां पे रेस्ट पे रखा था, तो इस चार्ज ने आवेश जब यहां पे स्थिर था तो इसने कुछ प्रॉपर्टीज को शो किया था। जैसे इसने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था, इसकी वजह से किसी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल मतलब विभव कैलकुलेट कर लिया, इसकी वजह से हमने कहीं पे भी हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो ये रेस्ट चार्ज जनरेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इस चार्ज को गति दे देते हैं, यहाँ पे गति करा देते हैं, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फिर जैसे चार्ज गति करता है तो वो विद्युत धारा जनरेट करता है। तो हम सेकेंड यूनिट में उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। जब चार्ज क्या करता है? गति करता है। अच्छा, चार्ज जब गति करता है तो धारा के साथ साथ एक और चीज वो जनरेट करता है, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में स्टडी करते हैं थर्ड यूनिट में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो किसका स्टडी है? चार्ज जब गति की अवस्था में होता है। अच्छा, फोर्थ यूनिट में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब यहां पे बात आती है कि अगर धारा मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? साइंटिस्ट ये सोचने लगे। तो उन्होंने देखा कि अगर धारा मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी हम धारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारा जनरेटर बना दिया हमने, तो जनरेटर के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को घुमाते हैं और वो क्या जनरेट करता है? करंट जनरेट करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है, करंट बनाता है वो। तो जो हमारा फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र का यूज करके हम धारा जनरेट करते हैं, उसके बारे में स्टडी है। और उसके द्वारा जो धारा जनरेट होता है, धारा जो उत्पन्न होता है, वो धारा जो है वो प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो हम एक पूरे चैप्टर्स में अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करते हैं, पूरा स्टडी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे हमारा लाइट है, ठीक है, लाइट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब बात ये आती है कि ये लाइट जो है वो जनरेट कैसे हो रहा है, वो किस तरीके से उत्पन्न हो रहा है। कहीं पे भी जैसे एक बल्ब हमने जला दिया, उस बल्ब से हमें रोशनी मिल रही है, वो रोशनी जनरेट कौन कर रहा है? उसके अंदर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो इसके लिए भी कौन उत्तरदायी है? चार्ज उत्तरदायी है, आवेश उत्तरदायी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आवेश। क्यों? क्योंकि एक आवेश को जब हम जनरेट, मतलब एक आवेश को अब जब त्वरित करते हैं, यहां पे जो गति जो है ये चाल इसकी नियत है। अगर ये नियत चाल से चलना है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। लेकिन अगर यही चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स को जब हम त्वरित कर देते हैं, त्वरित करने का मतलब है जब उसकी गति को हम बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो बढ़ाने या घटाने पर वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्पेस में या किसी मीडियम में चलने के लिए स्वतंत्र होता है। और जब किसी माध्यम में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ चलते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि हमारे लाइट है। तो बेसिकली आप जब भी एक बल्ब को देखना तो उसके अंदर समझ जाना कि उसके अंदर चार्ज क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी के वाइब्रेशन से, दोलन से हमारा क्या बनना है? लाइट जनरेट हो रहा है। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर्स में हम पूरी की पूरी स्टडी किसकी करने वाले हैं? चार्ज की करने वाले हैं। अच्छा, अगर हम सेकंड बुक की बात करें तो सेकंड बुक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे फर्स्ट पार्ट है ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स में बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट है ये, इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा लाइट है उसी लाइट के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी करते हैं, जिसमें हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी पढ़ते हैं, दूरदर्शी पढ़ते हैं, ठीक ना। उसके बाद मानव नेत्र पढ़ते हैं। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है ऑप्टिक्स के वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ठीक। इसके अलावा एक आता है डुअल नेचर्स एंड रेडिएशन यूनिट 7। इसमें क्या करते हैं कि लाइट की हिप जब स्टडी कर रहे थे तो साइंटिस्ट वहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं कि लाइट, कभी कभी उन्होंने देखा कि लाइट एक कण की भांति व्यवहार करता है, लाइट कभी तरंगों की भांति व्यवहार करता है। तो उसी के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था डुअल नेचर का, कि लाइट के पास दोनों तरीके का नेचर है। तो उसी दोनों तरीके के नेचर की हम स्टडी करते हैं यूनिट 7 में। इसके बाद यूनिट 8 आ जाता है एटम्स एंड न्यूक्लियस। तो यहां से हमारा एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट होता है। यूनिट 8 जो है वो हमारा एटॉमिक फिजिक्स का है। तो एटॉमिक फिजिक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। एटम्स किस चीज से बना है, एटम की डिस्कवरी किसने करी है, एटम के अंदर क्या क्या है, एटॉमिक मॉडल क्या क्या है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन सारे बॉन्डेड हैं, न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स बॉन्डेड है, न्यूट्रॉन्स बॉन्डेड है, वो किस तरीके से है, वो एक दूसरे को रिपल क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम परमाणु और नाभिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है यूनिट 9, ये आता है आपका सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है आज के टाइम में अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो किस तरह भाग रहा है? गैजेट्स की तरफ। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा टीवी, जितने भी टाइप के हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले होते हैं, लगभग सारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस होते हैं।
तो उन सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, किस तरीके से एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वर्क करता है, उसके लॉस क्या है, वो सारी स्टडी हम किसमें करेंगे, यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, अर्धचालक में, इसको इंग्लिश में सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 10, सॉरी यूनिट नंबर 10 कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है ना, संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या चीज हम पढ़ेंगे, जैसे हम बात करते हैं फोन पे, ठीक है ना, तो हमारे वॉइस जो है वो हमारे फोन से किसी दूसरे के फोन में जा रहा है, वो किस तरीके से जा रहा है, या जैसे हम घर में टेलीविजन यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, ठीक है ना, टीवी से हम देखते हैं कि कहीं दूर मुंबई से, दिल्ली से, कहीं दूसरे स्टेशन से सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ तक, उसको कैच कर रहे हैं, टीवी उसको ऑपरेट कर रहा है, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, या रेडियो चलता है तो रेडियो की जो तरंगे हैं या उसका जो एनर्जी है वो किस तरीके से हम प्रोपेगेट करते हैं, किस तरीके से संचरित करते हैं, उसके लिए क्या क्या सिस्टम्स हैं, एंटीना है, एंटीना के लिए क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वेव्स हम भेजते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही भेजा जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपको क्लास 12th में आपको 10 यूनिट्स पढ़ने हैं, 10 यूनिट्स के अंदर चैप्टर 30 पढ़ना है। बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग फिजिक्स है क्लास 12 की, मोर देन कंपेयर टू क्लास 11। क्लास 11 में हमने पढ़ा है फिजिक्स, ठीक है ना, वो थोड़ा सा क्या है मैकेनिक्स पे बेस्ड होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें कि हम क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे, रेगुलर क्लासेस, तो रेगुलर जो क्लासेस मैं आपको दूंगा यहाँ पे, तो रेगुलर क्लासेस आपको मार्च के लास्ट में मिलेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स है क्लास 11 के, ठीक है, तो क्लास 11 के एग्जाम्स करीब करीब आपके मार्च लास्ट तक खत्म हो जाएंगे। तो मार्च 25 ले लीजिए कि 25 से मैं आपको प्रॉपर रोज आपको क्लास 12 के लिए फिजिक्स एंड मैथ्स की वीडियोस में अपलोड करूंगा, रोज अपलोड करूंगा, रोज आपको मिलेंगे। इसमें मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक डेरिवेशंस कराऊंगा, उसके डेफिनेशंस आपको याद करवाऊंगा। इसके अलावा जो IIT जेई, ठीक है, जेई एंड नीट कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना, तो टॉपिक को और ज्यादा क्लियरिफाई करने के लिए मैं आपको जेई और नीट के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। पूरी प्रिपरेशन तो नहीं कराऊंगा क्योंकि इतना पॉसिबल होगा ही नहीं कि कम टाइम्स के अंदर मैं आपके नीट और जेई की प्रिपरेशन कराऊं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मैं प्रिपरेशन आपकी करा दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका जो है इंटरेस्ट बना रहेगा फिजिक्स में, कि एंट्रेंस एग्जाम्स में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में फिजिक्स के या फिजिक्स से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको हर चैप्टर्स के मैं आपको पीडीएफ्स भी दूंगा, ठीक है ना, हैंड रिटन नोट्स होंगे, पीडीएफ नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है ना, हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हर चैप्टर्स के। और साथ साथ आप मैं जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, उन सारे टॉपिक से आप अपना नोट्स भी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशंस भी लिखा दूंगा, डेरिवेशंस भी मैं आपको करवा दूंगा, वहां से देख के आप अपना खुद नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे कोर्स के बारे में, ठीक है ना। ये जो कोर्स की जो चार्ज है, फीस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे चाहिए तो आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, ठीक है ना, और आपका इंटरेस्ट। आप अगर इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो आप हमारे चैनल के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, अगर आप डेडिकेटेड है पढ़ने में तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं, अगर आप हार्डवर्क करना चाहते हैं या आप हार्डवर्क कर सकते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर टॉपिक्स के बाद असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है ना, हर टॉपिक्स के बाद मैं आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल्स भी दूंगा, ठीक है ना, और इसके साथ साथ लास्ट में हर मंथ में 3 से 4 मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका एक असेसमेंट के लिए कि आपने कितना सीखा है इस कोर्स से, तो उसके लिए मैं हर मंथ जो है आपका 2 से 3 टेस्ट भी लूंगा, या हर संडे को मैं आपका टेस्ट लूंगा। जितना भी मैं एक वीक में जितना पढ़ा दूंगा, जितना भी हो जाएगा हमारा एक वीक के अंदर, ठीक है ना, उस चीज का असेसमेंट के लिए हम क्या लेंगे,
टेस्ट लेंगे आपसे, उस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करके आप अपना इवेल्यूशन कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा है हमसे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्लास 12 की जो फिजिक्स है वो आपको किस बुक से पढ़नी चाहिए, बुक रिकमेंडेशंस कौन कौन सी बुक रिकमेंड मैं आपको करता हूं। तो बुक रिकमेंडेशंस देखिए, बुक्स हमारे पास हजारों है, हजारों मतलब कहने का मतलब बहुत सारी बुक्स हमारे पास मार्केट्स में अवेलेबल्स है, ठीक है ना। और जिस भी राइटर्स ने बुक्स लिखी है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखी है बुक्स को। ऐसा नहीं है हम किसी भी बुक्स में कोई कमी निकाल रहे हैं या कमी निकाल सकते हैं, कोई भी किसी बुक में कोई कमी नहीं है, बस ये है कि टॉपिक्स कम ज्यादा है, लेकिन जो भी राइटर्स है, जिस भी राइटर्स ने जो भी बुक्स लिखा है वो बुक्स जो है उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से लिखने की कोशिश किया और उन्होंने लिखा भी है। लेकिन हमें इन सारे बुक्स में से कौन सी बुक्स को चूज करना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, तो इससे पहला मैं रिकमेंड करूंगा आपको बुक्स के लिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फर्स्ट बुक रिकमेंडेशन जो है वो मेरा एनसीईआरटी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी ले भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, 2 बुक्स मिलेगी आपको, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सस्ती है। एनसीईआरटी आप रिकमेंड, अगर आप परचेज नहीं करते एनसीईआरटी तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, गूगल प्ले स्टोर पे चले जाएंगे तो एनसीईआरटी के एप्स भी है, वहां से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक मैं रिकमेंडेशंस करूंगा, ठीक ना, कुमार मित्तल की, कुमार मित्तल की है, ठीक है ना। इसका पब्लिकेशन है नूतन पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है ना। ये करीब आपको 700 से 750 की बुक मिलेगी, ठीक। कॉस्ट में बता देता हूं मैं, 700 से 750 की बुक मिलेगी, या ज्यादा से ज्यादा 650 तक की आपको मिल जाएगा, ज्यादा बार्गेनिंग करके डिस्काउंट्स ले लेते हैं दुकानदार से लोग, ठीक है ना। तीसरी बुक मैं रिकमेंडेशन करूंगा जो कि मेरा फेवरेट बुक है, ठीक है, एसबीपीडी। हिंदी मीडियम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम्स में एसबीपीडी, ठीक है, बंसल की है। एसबीपीडी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। मैं भी इसी से पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी इसी से ही हूँ, ठीक है ना। प्लस नूतन से भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि नूतन से नहीं पढ़ाता, मैं 2 बुक से पढ़ाता हूँ, कुमार मित्तल और एसबीपीडी। एसबीपीडी देखिए दोनों तो सेम ही बुक्स है, सेम लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे दोनों बुक्स में। कुमार मित्तल ने भी जो लिखा है वही एसबीपीडी में भी लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा एडवांस ये है कि इसमें आपके जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के जो की पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स जो होते हैं वो की पॉइंट्स इसमें दे रखा है। दूसरी चीज, हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद, हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो वही दे रखा है। कुमार मित्तल में क्या है कि पहले उन्होंने पूरी चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है, पूरे सारे डेरिवेशंस किया है और लास्ट में जाके न्यूमेरिकल्स दे रखा है। लेकिन इसमें लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी है, ऐसे नहीं लास्ट में नहीं है, लेकिन जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के बाद या उस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उन्होंने उसके नीचे दे रखा है। तो इससे क्या होता है कि जब हम टॉपिक्स करते हैं और टॉपिक्स के बाद जब हम 1-2 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो इसकी खास बात यह है कि टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल्स दे रखा है। दूसरी चीज, इसमें कुछ की पॉइंट्स दे रखा है जो इस बुक को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है, ठीक है। तो मेरे रिकमेंडेशन है कि आप एसबीपीडी अगर लेंगे तो ये आपको 450 की मिल जाएगी, 450 से 500 के बीच में आपको ये बुक्स मिल जाएगी मार्केट्स में या ऑनलाइन कहीं से भी आप परचेस करेंगे। नूतन आपको 750 से 750 में मिलेगी। तो अगर आपका बजट कम है और अच्छी बुक्स परचेस करना चाहते हैं तो आप एसबीपीडी की बुक्स परचेस कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक, कुमार मित्तल और एसबीपीडी का जो लेटेस्ट एडिशन है और ओल्ड एडिशन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अमेजन का, वहां से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। आप परचेस करके देख सकते हैं, या अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। दोनों बुक्स की पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ मैं चार्ज रखूंगा, चाहे वो 50, 150 जो भी हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं बुक्स पीडीएफ बनाने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी न किसी से वीडियो बनवाऊंगा, ठीक है ना। तो किसी न किसी वीडियो से बनवाऊंगा तो वो भी कुछ ना कुछ लेगा मेरे से, ठीक है ना, तो उसको भी पे करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि 20-30 रुपए या जो भी 50 रुपए इसकी कॉस्ट लूंगा, ठीक है, दोनों के लिए, कुमार मित्तल और एसबीपीडी के लिए। या हो सकता है कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैंने पीडीएफ बना लिया तो उसको आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ आज का इंट्रोडक्शन था क्लास 12 के रिगार्डिंग्स, क्लास 12 के फिजिक्स के रिगार्डिंग, इसका क्लासेस कब से स्टार्ट करूंगा, कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए,
ठीक ना। इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। अगर हम मार्किंग की बात करते हैं ना, देखिए तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट सेकंड से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट थर्ड से 8 मार्क्स का, यूनिट 4 से 8 मार्क्स का, यूनिट 5 से 3 मार्क्स का, यूनिट 6 से ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है 14 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, यूनिट 7 में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट 8 में से 6 मार्क्स का, यूनिट 9 में से 7 और यूनिट 10 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से ओवरऑल आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का बनता है, 70 मार्क्स का पेपर बनता है। तो ये मार्किंग सिस्टम से आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर्स या किस यूनिट्स को आपको कितने अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं, डेडिकेटेड से पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ। तब तक ये चाहते हैं आपसे ज़्यादा गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियोस को देख रहे हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।